Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज हम प्रैक्टिस करेंगे MCQs कॉस्ट अकाउंटिंग के। इससे पहले हम एक सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आज का सेशन सेकंड है। इसमें भी हम सेम जैसा फर्स्ट सेशन में किया था, हम MCQs डिस्कस करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे और साथ में उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हमारा मेन टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम MCQs की प्रैक्टिस करें, सो दैट चाहे हमारे टीचिंग एग्ज़ाम हो चाहे हमारा नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, अगर वो कॉमर्स से रिलेटेड हैं तो आप उसके अंदर बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओ। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके MCQs, जिसके क्वेश्चंस आपको कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर देखने को ज़रूर मिलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है 86। Dash is a technique of stock control which leads to saving of time of management because attention is required to be paid only to some of the item rather than all the items। इसमें कह रहा है कि ऐसी टेक्निक स्टॉक कंट्रोल करने की जिसके अंदर किसको लीड किया जाता है, टाइम सेविंग को ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि वो अटेंशन करते हैं रिक्वायर्ड टू बी पेड ओनली, ऐसी केवल ऐसी इन्वेंट्री को, ऐसे स्टॉक को अटेंशन दिया जाए वो इम्पोर्टेंट है रेदर देन ऑल आइटम्स। वो कौन सी टेक्निक है ये बताना है इसके अंदर। इसमें देखिए ABC एनालिसिस, GIT इन्वेंट्री सिस्टम, वेड एनालिसिस एंड नेक्स्ट है हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में देख लेते हैं कि कौन सा क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री की। परपेचुअल इन्वेंट्री क्या होती है, रियल टाइम बेसिस पर इसके अंदर इन्वेंट्री जो हमारी स्टॉक के अंदर है उनको एक तरह से उनका रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितनी हमने परचेज किया, कितना सेल किया और कितनी हमारे पास बची हुई है, उनको काउंट किया जाता है। उनका पूरा रिकॉर्ड रियल बेसिस पर एवरीडे किया जाता है और लास्ट में एट द एंड इनको इंटरप्रेट किया जाता है। ओके, इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है कि भाई हमें कितनी मटेरियल चाहिए, कितना हम सेल कर रहे हैं, मतलब इससे वेरियस डिसीजन लिए जा सकता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट है वेड एनालिसिस। अब वेड एनालिसिस क्या है, ये भी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक है जो इसको भी क्लासिफाई किया जाता है इन्वेंट्री बेस्ड ऑन फंक्शनल इम्पोर्टेंस। मतलब इन्वेंट्री को हम क्लासिफाई करते हैं उसके फंक्शनल इम्पोर्टेंस से। ठीक है, जैसे कि इसमें V से हमारा क्या है, V से वाइटल, E से असेंशियल और D से है हमारा डिजायरेबल। ठीक है, ओके। तो इसमें थ्री काइंड ऑफ इन्वेंट्री जो होती हैं जिनको उनकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो वाइटल कौन से होंगी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनके बिना आप कह सकते हो अगर वो नहीं होंगी, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो पूरा जो प्रोडक्शन फंक्शन है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके बाद है E असेंशियल मीन्स उनका होना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक तरह से पूरा प्रोडक्शन फंक्शन उन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो एक टेम्परेरी बेसिस पे होता है और इसको बहुत जल्दी रिकवर किया जा सकता है। तो इस पर थोड़ा सा कम ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन जो वाइटल होती है इनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसके बाद है डिज़ायरेबल लिस्ट इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा GIT जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। आप इसके बारे में कहेंगे कि जो लेबर होती है, मटेरियल होता है, गुड्स होते हैं, उनको रिफिल्ड किया जाता है। अब हम बात करते हैं ABC एनालिसिस की। ABC एनालिसिस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड है जिसके अंदर इन्वेंट्री को क्लासिफाई कर लिया जाता है 3 कैटेगरीज हैं। क्योंकि जो मैनेजमेंट है अपना टाइम सेव करना चाहता है, वो एक एक इन्वेंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकता, सो दैट वो क्या करता है, कैटेगराइज कर लेता अपनी इन्वेंट्री को कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस इन्वेंट्री पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उसको A पॉइंट दे देता है कि ये काफ़ी डेलिकेट है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे कॉस्ट ज़्यादा या मतलब हमारी कॉस्ट पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा तो A कैटेगरी की इन्वेंट्री से पड़ेगा। सो दैट वो जो A कैटेगरी की इन्वेंट्री होती है उस पर ज़्यादा टाइम देता है और उस पर ज़्यादा अटेंशन रखता है। तो हमारी जो राइट ऑप्शन क्या होगा, A। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन 87 डैश इज यूज्ड प्राइमरली फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स।
इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा एनालिसिस है या इन्वेंट्री सिस्टम है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स, मान लो कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन में जो स्पेयर्स होते हैं, उन पार्ट्स होते हैं, उनकी स्पेयर्स की बात कर रहा है, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो मैंने ABC को बताया कि ABC में टाइम सेव करने के लिए कंपनी अपने आइटम्स को, जो उसकी इन्वेंट्री होती है, उसको कैटेगराइज कर लेते हैं 3 स्टेप्स में। ABC, A को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, B को थोड़ा सा कम, C को थोड़ा उससे भी कम अटेंशन देता है। और जस्ट इन टाइम में क्या होता है, जस्ट इन टाइम में इन्वेंट्री को तभी रिफ़िल किया जाता है तब उसकी उस टाइम पर ज़रूरत होती है, ठीक है। वो भी ये इसलिए किया जाता है कि आप वेस्टेज से बच पाएँ। अब हम बात करते हैं वेट एनालिसिस की। जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया कि वेट एनालिसिस में जो हमारे इन्वेंट्री होती है उसको थ्री टाइप में क्लासीफाई कर लिया जाता है: वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। ओके, तो वाइटल जो होती हैं, मैंने आपसे बताया कि जो प्रोडक्शन फंक्शन को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं डिस्टर्ब होने पर, वो होती है वाइटल। उन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि अगर यहाँ पे शॉर्टेज हो गई तो ये सीवियरली हैम्पर करेगी, या कह सकते हैं हमारे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उस फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगी। तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है? वाइटल पे। देन उसके बाद उससे थोड़ा सा कम एसेंशियल इन्वेंट्री पर, और उसके बाद डिज़ायरेबल पर। सो दैट राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? वेट एनालिसिस। कि स्पेयर पार्ट्स को कंट्रोल किस में किया जाता है, वो है हमारी वेट एनालिसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू cost of dash during the period divided by cost of average inventory held during the period। हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, उसका फॉर्मूला दे रखा है, हमने यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पर फिल करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब आपको 1 ईयर में कितना इन्वेंट्री कंज्यूम किया प्रोडक्शन के अंदर, उसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर। कि एवरेज इन्वेंट्री जितनी आपने हेल्ड की, मतलब क्योंकि इन्वेंट्री हमारी वेरी करती है, किसी मंथ में ज़्यादा ले ली, किसी में कम ले ली, प्रोडक्शन के हिसाब से ले ली, कितना हम आउटपुट ले रहे हैं, और हम प्रोडक्शन भी उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि हमारी सोल्ड कितनी हो रही है, राइट। तो उसकी कॉस्ट, मतलब उस एवरेज इन्वेंट्री की कॉस्ट से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट पे चलिए 89। रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू डैश इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो उसको मेंटेन करने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, डैश इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम यूजेज, मैक्सिमम कंजम्पशन, या फिर नॉर्मल यूजेज। तो इसका होगा सी, मैक्सिमम कंजम्पशंस। मैक्सिमम कंजम्पशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने कुछ रीऑर्डर करना है, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फिजिकल चेकिंग ऑफ ऑल आइटम स्टोर्स इन स्टोर्स, जो हम आइटम स्टोर करते हैं उनको फिजिकल चेकिंग किस में होती है? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये रियल टाइम बेसिस पे होता है और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। कॉन्टीन्यूसली इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है, उनके जो रियल टाइम बेसिस पर कितना हमारे पास इन्वेंट्री है, कितनी सेल हुई, कितनी रीऑर्डर होकर आई है, कितनी ट्रांजिट में है, तो जितनी, या उस पर कितना रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो ये सब किस में होती है? हमारी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर पूरा रिकॉर्ड किया जाता है काउंट करके। 91। डैश फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहता है कौन सा फॉर्म्स है पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का? नॉर्मल वेस्ट क्या होता है भाई? एक्सीडेंटली कुछ मिस हैपनिंग हुई और आपका वेस्टेज हो गया। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसके अंदर कुछ वेस्टेज होती है और वो नॉर्मल है और वो होंगी, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो ये जो नॉर्मल वेस्ट है, इसको हम कह सकते हैं कि वो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये नॉर्मल वेस्टेज हो रही है। और इसको हम कहाँ पे डालेंगे? जो हमारे प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट आएगी उसके अंदर इसको, मतलब उसके अंदर इसको इन्वॉल्व कर लेंगे, ये उसको उसमें कंप्यूट हो जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं अबनॉर्मल वेस्ट की, तो अबनॉर्मल वेस्ट है हमारा एक्सीडेंटली हो गया, ये हमारा नेचुरल कोर्स ऑफ प्रोडक्शन में नहीं था। तो अगर जो एक्सीडेंटली हो गया उसको हम क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे। किसके अंदर करेंगे? जो हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? नॉर्मल वेस्ट।
92 देखिए, डज डैश डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनमें से कौन सा है जो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है? अब नॉर्मल वेस्ट, नॉर्मल वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल वेस्ट तो हमारा नेचुरल एक कह सकते हो कोर्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन जो अब नॉर्मल है वो जो हमारा पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका हिस्सा नहीं होता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। नेक्स्ट है आपके सामने 93, मटीरियल लॉसेस ड्यू टू अबनॉर्मल रीजंस शुड बी ट्रांसफर टू। अब जो हमारे अबनॉर्मल लॉस की वजह से, अबनॉर्मल रीजन की वजह से कुछ लॉस हुआ है तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? P&L अकाउंट में, कोस्टिंग P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, या नन ऑफ दिस? तो कोस्टिंग अकाउंट में तो कॉस्ट का जो P&L अकाउंट होता है, क्योंकि हम प्रोडक्शन की बात करें, हम प्रोडक्शन के लिए हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? कोस्टिंग के P&L अकाउंट में। ये कॉस्ट डिपार्टमेंट है वो मेंटेन करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 94, डिफेक्टिव्स आर दैट पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी। कह रहा है डिफेक्टिव वो पोर्शन होता है प्रोडक्शन का विच कैन बी एट सम एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ रीऑपरेशन, जिसको हम कुछ एक्स्ट्रा और डालकर उसको रीऑपरेशन कर सकते हैं। वो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? सोल्ड, रेक्टिफाइड या परचेज? देखिए डिफेक्टिव पीस कौन से होते हैं हमारे प्रोडक्शन के? हमारे डिफेक्टिव पीस होते हैं कि नॉर्मली हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, कुछ पीस ऐसे हो गए जो डिफेक्ट हो गए, इनको हम सेल नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट सेल दैम एज ए नॉर्मल यूनिट। गॉट इट? तो अगर हम इसको सोल्ड नहीं कर सकते तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके ऊपर थोड़ा खर्चा करेंगे, क्योंकि हमें उनको सेल करना है, तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको एक तरह से कह सकते हैं हमने उसको उस यूनिट को, जो जितनी भी यूनिट्स थी उनको रेक्टिफाई किया है कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करके, ओके, और फिर उनको हम सेल करते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है आपके सामने, डैश इज अ मेथड ऑफ इवेलुएटिंग द जॉब इन द टर्म ऑफ इट्स मनी वैल्यू। इसमें कह रहा है वो मेथड इवेलुएटिंग का जिसमें उस जॉब को उसकी वैल्यू की जाती है, किसमें? मनी वैल्यू में। तो वो क्या होता है? जॉब एनालिसिस, जॉब इवेलुएशन, वर्क मेजरमेंट, या फिर मोशन स्टडी। मतलब एक जॉब की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं और क्या करते हैं, उस जॉब को दूसरी जॉब के साथ हम कंपेरिजन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक टीचर है, टीचर की पोस्ट है, और एक है प्रिंसिपल की पोस्ट, ठीक है। तो ये जो जॉब है, इनकी ड्यूटीज़, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए इनको वैल्यू दी जाए कि भाई जॉब की इस टीचर जो पोस्ट है, पोस्ट की बात कर रही हूँ, इस टीचर की जो पोस्ट है उसकी वैल्यू क्या है और इसको सैलरी क्या मिलेगी, इसकी वेजेस क्या है। ऐसे प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए उसको वैल्यू किया जाता है और उसको उसी के अकॉर्डिंग उसकी वेज को, उसकी वैल्यू को, उसकी सैलरी को एक तरह से डिटरमाइन किया जाता है। गॉट इट? तो जॉब इवैल्यूएशन में उसकी जो वर्थ होती है, जो जॉब की वर्थ है, उसको वैल्यू दी जाती है, उसकी वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। गॉट इट? एक तरह से सैलरी बेसिस पे कह सकते हो आप। अब बात करते हैं जॉब एनालिसिस की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगी आपको जॉब एनालिसिस क्या होता है। देखिए, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर जॉब आर नोन एज। किसी जॉब को करने के लिए जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होंगी उसको क्या कहते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवैल्यूएशन, या बोथ ए एंड बी। तो जॉब इवैल्यूएशन को तुम्हें पता चल गया कि उसकी वैल्यू को, एक जॉब की वैल्यू को डिटरमाइन करना, एक तरह से हम सैलरी वेजेस कह सकते हो, ठीक है, कि उसकी वर्थ क्या है। लेकिन बात करता है रिक्वायरमेंट्स कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसकी, मतलब यहाँ पे सिर्फ जॉब, काम की बात कर रहा है। जॉब मीन्स यहाँ पे काम है, काम, ठीक है। तो उसके लिए जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मान लीजिए कि जॉब है, उसकी एक तरह से आप एक कहीं उसकी लोकेशन होगी, ठीक है, उसको एक नाम दोगे, टाइटल दोगे, उसकी पोजीशन बताओगे। जैसे कि टीचर है, टीचर, आपने उस पोस्ट का नाम बता दिया टीचर, उसकी पोजीशन बता दी, भाई स्कूल में यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी, ठीक है। उसकी ड्यूटीज़ आप असाइन कर दोगे। मतलब एक टीचर पोस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ टीचर एक मेल या फीमेल नहीं, टीचर पोस्ट की, जो टीचर जॉब है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि उसको हमने टाइटल दिया, उसको पोजीशन बताई, वो जो जॉब है वो काम है, उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, उसमें कौन सी मशीनरी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये किस में आता है? जॉब डिस्क्रिप्शन में, कि जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें किस किस की ज़रूरत होगी, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। अब बात, ये राइट ऑप्शन तो इसका ए है। बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन की।
जॉब स्पेसिफिकेशन करना, उसको स्पेसिफाइड कर देना कि भाई अब हमने जॉब तो बता दी कि ये जॉब होगी, उसका ये टाइटल है, इसकी ये ड्यूटीज़ हैं और इसके अंदर ये मशीन और इक्विपमेंट्स लगेंगे, यहाँ पर इसकी लोकेशन होगी। लेकिन अब हम बताएंगे कि भाई अब ये जो जॉब है इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको कौन परफॉर्म करेगा, और जो परफॉर्म करेगा उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, उसको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी तो कितनी कौन सी क्या ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो उस जॉब को, उस पर्टिकुलर जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। गॉट इट? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 97 क्वालिटीज डिमांडेड फ्रॉम द जॉब होल्डर इज टेक्निकली नोन एज। अब मैंने जिस ऊपर ही बताया था, एक तो हमने बताया था कि जॉब को टाइटल देना, पोजीशन देना, ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं क्वालिटीज़ क्या चाहिए जॉब को परफॉर्म करने के लिए। भाई जो जॉब होल्डर है, जो काम करेगा, उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या है, उसकी डिमांड क्या करेंगे, उसको क्या कहते हैं? टेक्निकली नोन एज। तो उसको क्या कहते हैं? जॉब स्पेसिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट इज 98 डैश इज कंसर्न्ड विद डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कंसर्निंग अ जॉब, डिस्कवरी फैक्ट्स कंसर्निंग अ जॉब एंड डैश इज कंसर्न विद असर्टेनिंग द मनी वैल्यू ऑफ अ जॉब। जैसे मैंने बताया, आप यहाँ पे फील कर सकते हो कि जॉब इवेल्युएशन क्या होता है हमारा, उसकी मनी वैल्यू, एक जॉब की वैल्यू उसको मनी में बताना, और जॉब एनालिसिस क्या होती है, उस जॉब, वो जो पर्टिकुलर काम है उसके फैक्ट्स की रिकवरी, डिस्कवर करना कि भाई उसका टाइटल क्या है, पोजीशन क्या है, उसको कौन परफॉर्म करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, तो किस में आती है? जॉब एनालिसिस में। सो राइट ऑप्शन इज सी। 99 फॉर कंडक्टिंग डैश वर्कर्स आर स्टडीड एट देयर जॉब्स एंड ऑल देयर मूवमेंट्स एंड मोशंस आर नोटेड। एक क्या कंडक्ट करने के लिए? वर्कर्स आर स्टडीड, वर्कर्स पर स्टडी की जाती है, देयर जॉब्स एंड ऑल देयर मूवमेंट्स, कि वो कहाँ कितना मूवमेंट कर रहे हैं, मोशंस आर नोटेड। अब इसको क्या कहेंगे हम? टाइम स्टडी बोल देंगे, मोशन स्टडी कहेंगे, मेरिट रेटिंग कहेंगे, या फिर डी कहेंगे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा है राइट ऑप्शन होगा इसका मोशन स्टडी, कि हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं। देखिए, एक वर्क को, एक प्रोडक्शन हाउस में वर्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट है कि भाई मोशन स्टडी का मतलब है कि एक प्रोडक्ट को, एक प्रोसेस को पूरा करने के लिए बहुत सारे, मतलब उस स्टेप से गुजर के जाता है वो, ठीक है। अब उसके अंदर जो वर्कर्स है, या फिर कह सकते हैं हमारे लेबर है, हमारा मटेरियल, वो भी तो मूव करता है एक स्टेप से दूसरे प्रोसेस के अंदर। तो उसके अंदर मोशन स्टडी इसलिए की जाती है कि कम से कम टाइम लगे और कम से कम वेस्टेज हो। नेक्स्ट है आपके सामने 100 डैश इज द असेसमेंट ऑफ रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब विद इन अ कंपनी। ये तो मैंने आपको बता दिया है वैसे तो इसका राइट ऑप्शन होगा 100। इसका राइट ऑप्शन होगा ये वाला, इवेल्युएशन जॉब का, क्योंकि यहाँ पे आप वही है, सेम है कि आप वर्थ बता रहे हो जॉब की, तो जॉब इवेल्युएशन एंड विद अ कंपनी वेयर एज डैश इज द असेसमेंट ऑफ रिलेटिव वर्थ ऑफ मैन, जो उसको परफॉर्म करेगा उसको असेसमेंट करना, उसको एसेस करना, तो वो क्या होगी? मेरिट रेटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 101 डैश इज मेंटेन टू नो हाउ द वर्कर्स टाइम शोन बाय द टाइम कार्ड इज स्पेंट ऑन वेरियस जॉब। इसको क्या कहते हैं? वो एक ऐसा कार्ड जो भी जितनी भी वेरियस जॉब होती है, वर्कर्स के टाइम को रिकॉर्ड करना एक कार्ड के ऊपर, कि भाई एक वर्कर ने एक जॉब परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगाया, कितना टाइम स्पेंड किया, उसको क्या कहते हैं? डेली टाइम शीट, वीकली टाइम शीट, जॉब कार्ड, या नन ऑफ दिस। तो माय डिफरेंस, जो राइट ऑप्शन होगा सी होगा, इसको कहते हैं जॉब कार्ड्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 102 इन टाइम वेज सिस्टम वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू। जब बात कर रहे हैं टाइम वेज सिस्टम की, तो ऑब्वियस सी बात है किस पे उसको वेजेस हैं, किसके अकॉर्डिंग पे की जाएंगी? टाइम के अकॉर्डिंग पे की जाएंगी। अंडर पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू। जब बात कर रहे हैं पीस रेट सिस्टम क्या होगा? पर पीस के अकॉर्डिंग उसको अगर वेज मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, टाइम, या बोथ। तो टाइम में तो टाइम के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन जब बात करते हैं कि उसने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की, कितनी क्रिएट की, तो यूनिट क्रिएशन के अकॉर्डिंग उसको क्या दिया जाता है? पीस रेट सिस्टम।
क्वेश्चन नंबर 105, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर हायर रेट टू डैश वर्कर्स। जो टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम था वो उसने किसको एडवोकेट किया कि भाई किसको हायर रेट ऑफ, कौन से वर्कर को हायर रेट ऑफ वेजेस दी जाए। जो वर्कर बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, तो उसको हायर रेट दिए जाने चाहिए जो नॉर्मल आप वेजेस दे रहे हो उससे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट इज 106, डैश इज मोस्ट सुटेबल व्हेन क्वालिटी ऑफ वर्क इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। इसमें कह रहा है कि जो मोस्ट सुटेबल कौन सा वेज सिस्टम होगा कि जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंस देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ वर्क को, हम बात करें क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए, तो कौन सा वेज सिस्टम बेस्ट है, पीस रेट वेज सिस्टम या फिर टाइम वेज सिस्टम। तो माय डियर फ्रेंड्स देखो, जो हमारा पीस रेट सिस्टम होता है उसके अंदर जो हमारी लिमिटेशन है वो यही है कि उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। जो हमारी एक फ्लो है प्रोडक्शन का वो यूनिफॉर्म नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए एक जो वर्कर है वो काम कर रहा है, उसने पूरे दिन में एक ही यूनिट प्रोड्यूस की और चल दिया, उसको पता है कि उसका इतने पैसे मिल जाएंगे। सेकंड है वो 10 बना रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं आई। ओके, तो इसमें जो है वेस्टेज थोड़ी ज़्यादा होती है, लापरवाही ज़्यादा होती है वेज सिस्टम में। लेकिन जब बात करते हैं हम टाइम वेज सिस्टम की, तो इसके अंदर जो क्वांटिटी है आउटपुट की वो एफिशिएंट होती है, क्वालिटी है वो भी एफिशिएंट होती है, और इसमें जो मटेरियल है, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उस पर भी सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट वो यूनिफॉर्म रहती है इसके अंदर। तो हम जो बेस्ट समझते हैं वो कौन सा होता है, टाइम वेज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ वेजेस अंडर हासले प्रीमियम सिस्टम। हासले ने एक फॉर्मूला दिया था वेज कंप्यूट करने के लिए, एक प्रीमियम सिस्टम भी था। प्रीमियम सिस्टम पे इसने 2-3 फॉर्मूले दिए थे, उसमें से एक है प्रीमियम सिस्टम, तो उसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है बी, टी इंटू आर प्लस परसेंटेज एस माइनस टी इंटू आर। तो फिक्स वेजेस तो सभी के लिए आप एक रेट दे दिया, जब भाई सभी को है ना जो काम कर रहे हैं एक फिक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर जो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं आरली, उसको उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उसने क्या दिया था, प्रीमियम सिस्टम भी दिया था वेजेस का। तो उसका फॉर्मूला बताया है। यहाँ पे टी क्या है, टी है हमारे यहाँ पे एक्चुअल टाइम टेकन, उसने एक्चुअल टाइम क्या टेक किया एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और आर क्या है, रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट, आप पर यूनिट उसको कितना वेज देते हो, सभी को दे रहे हो। ठीक है, प्लस इनटू प्लस परसेंटेज में एस, यहाँ मेरा स्टैंडर्ड टाइम है जो हम एक्चुअली किसी जॉब को काम करने के लिए, एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर रखा है कि भाई ये काम करने के लिए इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक वर्कर उस पर कितना टाइम लगा रहा है उसको उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो राइट ऑप्शन क्या है, बी। सो माई फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, दिस इज ऑल अबाउट टूडे। टुमारो हम अगेन नए सेशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड, गुड लक, गुड बाय।